तो विविध थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड आप बताएँगे? सब सब लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। जी, श्योर मैम एंड थैंक यू सो मच आपने अपॉर्च्युनिटी दिया और इस समय तो ज़ूम के ज़रिए से मुझे लगता है सारे हमारा पूरा वेस्टीज परिवार ही एंगेज है इस समय एंड यस। इसमें आपने बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव जो लिया है ये पावर टॉक का ये वाक़ई में बहुत कमाल है। मैं भी लगातार उसको देख रहा हूँ एंड आई वाज़ हैप्पी जब आपका कॉल आया मेरे पास में फ्यू डेज़ बिफोर और मुझे खुशी होगी ज़रूर आपके सवाल के जवाब और बताने के लिए। बेसिकली मैं जैसे ज़्यादातर लोग होते हैं नेटवर्किंग के अंदर जिनका बैकग्राउंड ज़्यादातर लोगों का मिडल क्लास से ही होता है। बिकॉज़ ये बिज़नेस ये इंडस्ट्री खींचती है उन लोगों को जिनके पास बड़े ड्रीम्स होते हैं एज़ एन अपॉर्च्युनिटी। हुँ। सो इसलिए ज़्यादातर लोग उसी कॉमन से बैकग्राउंड से आते हैं। मैं भी को मिडल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ मेरे फादर डॉक्टर हैं। मेरी मदर प्रिंसिपल थी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज के अंदर। हमारा बड़ा परिवार था और मैं उसमें सबसे छोटा। ओके। तो छोटा-सा शहर है हमारा, डिस्ट्रिक्ट बरेली में एक जगह पड़ती है आंवला, वहाँ से मेरा जन्म हुआ और छोटा-सा कस्बा है इसलिए बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पर नहीं थी। तो एक एवरेज स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई और परिवार में छोटा था तो सबका बहुत लाडला रहा या बहुत केयर मिली। जीवन में चैलेंजेस किसे कहते हैं या ड्रीम्स किसे कहते हैं तब तक मुझे पता नहीं था जब तक कि मेरे माँ और बाप मेरे माता-पिता दोनों का साया मेरे ऊपर था। लेकिन बहुत छोटे पे लगभग 8 साल की मेरी उम्र रही होगी शायद व्हेन आई लॉस्ट माय मदर और उसके बाद ज़िंदगी में थोड़े से चैलेंजेस मेरे शुरू हुए। मतलब फिर सारी ज़िम्मेदारी फादर के ऊपर आ गई और कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, कुछ ऐसा भी साथ में ज़रूर करना चाहिए जो एट लीस्ट मैं घर को सपोर्ट कर सकूँ। या सपोर्ट ना हो तो कम से कम मैं अपना खर्चा अपने ऊपर ले सकूँ। तो उस सोच ने मुझे एक एक फैसला लिया मैंने और मैं बीएससी ड्रॉप करके वापस अपने शहर ओवरनाइट आया आया और मैंने फिर प्राइवेट ग्रेजुएशन का फॉर्म डाला। ओके। और फिर मैंने कुछ ऐसे काम की तलाश शुरू की जिसमें कि मैं पढ़ाई के साथ उसे कर सकूँ। क्योंकि टास्क ये था कि पढ़ना है और कुछ ना कुछ अपने पैरों पर खड़ा होना है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 1995-96 के आस-पास की, राइट? तब मेरी उम्र शायद 16 या 17 साल की रही होगी। अच्छा, अ, 17 ईयर उस समय इंडिया में मेरी जानकारी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था। नहीं ठीक था। तो मेरे लिए अब सिचुएशन ये थी कि मुझे कुछ करना है और पैरों पर खड़ा होना है। सपोर्ट पापा को करूँगा, उससे पहले कम से कम अपना खर्चा अलग कर लूँ। सो एलआईसी की तरफ मेरा फ़ोकस गया, लाइफ़ इंश्योरेंस की तरफ फ़ोकस गया कि वो एक ऐसा काम है जहाँ पर पैसे लगाए बगैर मेहनत के दम पर आप अगर काम करते हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो अपील नहीं किया, मुझे लगा कि उसमें लायबिलिटीज़ बहुत हैं। जब मैं वहाँ पर थोड़ा-सा अंदर गया और एक जो डेवलपमेंट ऑफ़िसर होते हैं, उनके साथ मैंने कुछ समय बिताया। उम्र छोटी थी, लेकिन समय की माँग थी कि मुझे मैच्योर होना है। तो मैंने बहुत डीपली हर चीज़ को एनालाइज़ करना सीखा या शुरू किया। तो मुझे लगा कि वो काम बहुत बढ़िया है। ऑनेस्ट काम है लेकिन एक लायबिलिटी का फ़र्क मुझे लगा कि एक लायबिलिटी ज़रूर है, कि जब तक जिसको आप इंश्योर करते हो इंश्योरेंस करते हो, जब तक उसके साथ में लास्ट तक आप उसको उसको सपोर्ट करना होगा। यस, सही बात। और बाकी के मुकाबले ग्रोथ अच्छी थी। फिर मैंने एक और फ़ील्ड को देखा जहाँ से मैं इंस्पायर्ड हुआ वो था हमारे यहाँ पर चूँकि काफ़ी रूरल एरिया है तो फसलें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो लोग खरीदते हैं और उसको सेल करते हैं। तो वो ओके। चीज़ मुझे थोड़ा अपील किया कि उस काम को भी मैं कर सकता हूँ कि परचेज़ करके रख लिया, स्टोर कर दिया, पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई कर लिया और जब रेट बढ़ेगा तो वो हो जाएगा। इनफैक्ट वो अभी हम बात भी कर रहे थे कि सर तो हैं ही शेयर मार्केट में, तो वो एक प्रोडक्ट का शेयर मार्केट था एक तरीके से। हाँ, कि राइट। आपने लेके रख लिया और उसके बाद में जब प्राइस हाई हुआ तो उसको बेच दिया। तो वहाँ से मैंने फिर अपनी शुरुआत की तकरीबन 17 एक साल की मेरी उम्र रही होगी। तो चैलेंज था कि नया काम है। मेरे हुँ, घर में तो किसी ने कभी कुछ किया नहीं। तो किस रेट पर परचेज़ करना है, किस रेट पर बेचना है, तो इसकी नॉलेज के बगैर तो आप नुकसान में चले जाओगे और नुकसान के लिए मेरे पास कोई स्कोप नहीं था। बैकअप कोई तो नहीं था। एब्सोल्यूटली कोई बैकअप नहीं था। तो मैंने तकरीबन एक उसमें उसी फ़ील्ड के एक मास्टर थे, तो उनके साथ मैंने अपने आप को एंगेज किया। तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन मैं उनके साथ रोज़ सुबह मार्केट में जाता था 5 बजे और रात में 1 बजे 12 बजे लौटता था। तो वहाँ से एक तरह से मैंने एक लाइव सेशन लिया ट्रेनिंग का और 1 हफ्ते के बाद मेरी हिम्मत किया और मेरे पापा से मैंने ₹5000 बोरो किए थे, राइट? और इस तरीके से मैंने वो काम शुरू किया। बहुत मेहनत किया लेकिन वहाँ से पहली जो इनकम मेरी आई 3-4 दिन की बहुत मेहनत के बाद वो तकरीबन ₹1100 की मेरी इनकम थी। और वो मेरे लिए वो आज भी मुझे याद है, ज़िंदगी भर याद रहेगी क्योंकि वो मेरी मेहनत की पहली कमाई थी और इनफैक्ट मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे कि उस दिन मुझे और एहसास हुआ कि कई बार हम छोटे बच्चे जब होते हैं, यंग होते हैं, तो हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से कि वो हमारे लिए शिकायतें भी रहती हैं, हमारे लिए ये नहीं करते, हमारे लिए वो नहीं करते, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स तो ये करते हैं उसके लिए।
मुझे उस दिन 2-3 दिन की मेहनत थी, बिकॉज़ वो एक लाही हमारे यहाँ होता है, उसको मैंने परचेज़ किया था और 3 दिन तक मैंने उसको खुद अपने हाथ-पैरों से सुखाया था। उसको सुखाना पड़ता है, फिर उसको मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। तो ₹1100 जो मेरी इनकम हुई थी, तो उस इनकम वाले दिन मेरी आँख में बहुत आँसू थे और मुझे एहसास हुआ कि बहुत आसानी से हम माँगते हैं, लेकिन पैसा कैसे आता है, ये जब हम काम करने उतरते हैं फील्ड के अंदर, तब समझ में आता है। तो राइट। मुझे वो रियलिटी से अंदाज़ लगा कि पैसे की कीमत क्या होती है। एंड देन आफ्टर वो सफ़र शुरू हुआ, सक्सेस मिली थी पहले स्टेप पर, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर पढ़ाई के साथ मैंने वो काम किया, तो पढ़ाई चलती गई, एग्ज़ाम के टाइम में मैं स्टोर कर दिया करता था और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद सेल करते, तो 3 साल का सफ़र यूँ तो चला गया। बहुत टफ रहा होगा विवेक, बिकॉज 17 साल की उम्र में पढ़ाई भी करना और ये काम भी करना, और वो भी जिसमें आपको बैकअप कोई नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, तो वहां बहुत बहुत टफ टाइम रहा होगा आपका। मैम, अगर कुछ बड़ा करना है तो टफ से डरना नहीं है। मैंने तो यही लेसन लिया है। जैसे मैंने कहा कि मेरे फादर मेरे रोल मॉडल रहे उस समय, हम्म, जब आप लोग नहीं मिले थे, जब डायरेक्ट सेलिंग नहीं मिला था। तो उनको मैंने देखता था कि वो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं हर पेरेंट्स की तरह, एंड ही बिकेम माय रोल मॉडल। तो कभी-कभी ऐसी मुझे दिक्कत नहीं आई। मेहनत करने में मुझे कभी घबराहट लगी नहीं, या मुझे लगा नहीं कि मैं थक गया हूँ या मुझे थकान लग रही है। सो दिस इज़ हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। आपके फादर भी हार्ड वर्कर रहे होंगे। मैंने भी अपने पापा को बचपन से इतना काम करते हुए देखा है कि मुझे भी मेहनत करते हुए कभी भी डर नहीं लगता है। जी हाँ। यानी क्योंकि और वो मुझे लगता है कि जब हम बचपन से चीजें देखते हैं, तो वो एक लाइव ट्रेनिंग होती है जो हमारे हमारे अंदर घुस जाती है, कि जो नेचुरली होने लगता है, मुझे लगता है। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, मेरे फ़ादर की एक लाइन मुझे याद आ रही है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया बीइंग अ डॉक्टर। जब मैंने वो काम करना शुरू किया था, तो पापा डॉक्टर थे। उसके बाद भी जब मैंने वो काम शुरू किया, तो हमारे यहाँ पर चूँकि सक्सेना फैमिली है, ज़्यादातर लोग जॉब्स को प्रेफ़र करते हैं, तो सब लोगों का ये था कि ये कैसा काम कर रहा है, और हम्म, ये तो हम कहीं बताने के लायक भी नहीं है, ये तो हमारे स्टेटस का काम नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मेरे फादर ने उस समय मुझे एक बहुत इंस्पायरिंग लाइन बोली थी। मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली उससे कि विवेक, जीवन के अंदर कभी चोरी मत करना और भीख मत माँगना। हम्म। इसके अलावा कोई भी काम छोटा और कोई भी काम बड़ा नहीं होता। अगर आप उसको ईमानदारी से करते हो, तो वो काम एक दिन आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा और आपको इज़्ज़त उस काम से मिलेगी। तो कभी आपको बस इस काम को अवॉइड करना है, 2 काम नहीं करना, उसके अलावा बाकी आप कोई भी काम करो, तो मैं आपके सपोर्ट में पीछे खड़ा हूँ। अमेजिंग। तो बहुत बहुत। हौसला मिला। और ये मैं जानना चाहूंगी, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे लाइफ में आया और तब एज क्या थी आपकी? अ, मैम, जैसे मैंने बताया अभी कि मैं वो काम कर रहा था, एंड ड्रीम शायद मुझे लगता है जब कोई आदमी थोड़ा-सा भी ऑप्टिमिस्ट होता है और सफलता की तरफ चलना शुरू करता है, तो ड्रीम उसके अपने आप एक 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 लेवल पर बड़े होते चले जाते हैं। तो मैं जब उस काम में था, तो मेरा ड्रीम बनना शुरू हो गया था कि अब प्रॉफिट आना शुरू हो गया, बिकॉज़ तीसरे साल में मेरा टर्नओवर पर डे का लगभग 4 एक लाख रुपए का मैंने करना शुरू कर दिया था। वेरी गुड। तो सीज़नल काम जो भी आते थे, तो वन बाय वन एक एक के बाद एक करता था, और तीसरे साल 3rd ईयर में जब मेरा एग्ज़ामिनेशन थे, तो मैंने हमेशा की तरह उस समय जो काम था उसको स्टोर करके रख दिया, और लगभग 8 महीने तक उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा नहीं। तो जिसकी अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि वो अच्छा। शेयर की तरह ले लीजिए कि डाउनफॉल हो गया उसमें, और मतलब जितने का मैंने परचेज़ किया था, सारा मेरा 3 साल की कमाई जो थी, वो हाँ। सब एक तरह से ज़ीरो हो गई, तो और आफ्टर 9 मंथ मुझे वो सेल करना पड़ा, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ही खराब हो जाता सामान। तो मतलब 3 साल के बाद मैं वहीं था जहाँ से मैंने शुरू किया। पे आ गए वापस वहीं पे। राइट। वापस वहीं पर था। मेरे पास सिर्फ़ कुछ कुछ था, तो मेरा अनुभव था। हम्म। ये कॉन्फिडेंस था कि मैंने वहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन अब आगे चलने के लिए फिर बिल्कुल ज़ीरो था। तब मुझे एक लाइन समझ में आनी शुरू हुई, जो सब लोग बोल रहे थे कि मिडल क्लास फैमिलीज़ के लोगों को, बच्चों को हमेशा सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए, जॉब्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। कम से कम उसमें ये है कि एक बार लग जाओगे आप, तो ज़िंदगी कट सकती है। व्यापार में पैसा होता भी है और नुकसान भी हो सकता है। तो मुझे वो 3 साल के बाद, लगभग 19 साल की उम्र में, या 20 साल आप कह सकते हैं अराउंड, उस उम्र में ये बात भी एहसास हुआ। अब मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ था जहाँ से मुझे ये भी पता था कि मैंने 5,000 से 3 लाख 4 लाख रुपए पर डे तक पहुँचा हूँ, व्यापार से पहुँचा हूँ। और ये भी दिख रहा था कि मैं एक दिन में ज़ीरो हो गया। हम्म। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी कि अगर मेरे पास इस समय बैकअप होता, तो हम्म। शायद ये नुकसान मुझे नहीं होता। यस। बैकअप होता तो मैं इस कम प्राइस पर भी वो चीज़ें और परचेज़ कर सकता था और नुकसान को प्रॉफ़िट में कन्वर्ट कर सकता था। तो मुझे दिक्कत बिज़नेस से नहीं थी, लॉस से नहीं थी। एक चीज़ थी कि बैकअप नहीं है। बैकअप नहीं था, एक ही सोर्स ऑफ जी, इनकम थी उस टाइम पे। राइट। जी। तो उस समय फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब की तरफ कोशिश करता हूँ।
और अगर जॉब लग जाएगी तो मैं फाइनली जॉब करूंगा नहीं, मतलब जॉब मेरा कभी गोल नहीं रहा, लेकिन जॉब से मैं अपने आप को स्टैंड कर पाऊंगा, जॉब से वापस मैं मनी कलेक्ट कर पाऊंगा, इकट्ठा कर पाऊंगा और वापस मैं वो बिजनेस शुरू करूंगा। ओके। ये आइडिया था उसके पीछे, और फिर मैंने जॉब की तरफ कोशिश करना शुरू किया। एंड फॉर्चुनेटली मैं तो ये मानता हूँ आज की ऊपर वाले की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, वो जिसको चाहता है उसको वो मोहरा बनाता है, क्या एग्जाम्पल देना है, क्या कल को कहानी बननी है। तो मेरा जॉब भी लगा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार में। लेकिन उसमें फिर कुछ डिले हो गया, कोई केस हो गया, तो वो जैसे होता है कई बार कि स्टे लग जाता है कोर्ट के अंदर, तो वो एक पीरियड था जिसमें मैं जॉब में था भी और अभी अपॉइंटमेंट से दूर भी था। ओके। और उस पीरियड में सन 2000 के आसपास मुझे याद है, 1999 में जब मैं इस जॉब के प्रोसेस में था, तब मेरे पास में मेरे एक रिलेटिव नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम लेकर आए, ओके। राइट। और यही था क्योंकि कोर्ट में केस था, स्टे लगा हुआ था, वकील बोलता था कि बस अगली तारीख पर आप फाइनल हो जाएगा और आप लोगों का जॉब सबका लग जाएगा। हाँ। सो उस 2 महीने के इंतजार में वो मेरे सामने आए और उन्होंने मुझे वो प्लान दिखाया। वो एक अमेरिकन कंपनी थी और प्लान देखकर मुझे बस मैंने उनसे 2-3 सवाल किए थे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था। मैंने उनसे पूछा था कि इन्वेस्टमेंट क्या है? क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट वाले काम से आया था। तो उन्होंने कहा कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने कहा प्रोग्रेस की चांसेस क्या हैं? ग्रोथ क्या है? तो उन्होंने कहा ग्रोथ इतनी है कि जितनी आप सोच सकते हो उतनी आप ले सकते हो। करना क्या होगा कि आपको एक टीम बनानी होगी। हाँ। तो मैंने कहा स्टार्टिंग कितने से है? तो उन्होंने बताया था 6 साढ़े 6 हज़ार रुपए लगेंगे। तो मैंने कहा भाई मेरी पहली सैलरी जो आएगी आई विल स्टार्ट। ओके। मेरा एक ड्रीम बन गया था और मैंने उनसे एक मैगज़ीन ले ली थी मैम, मैं बताना चाहूँगा आपको कि मुझे किसने मोटिवेट रखा, ये मैं कई बार सोचता हूँ कि जो रिलेटिव अपने किसी अपलाइन के साथ आए थे प्लान दिखाने, उस प्लान के बाद मैंने उनसे एक मैगज़ीन माँग ली थी जो उस कंपनी की थी। हम्म। और मुझे उम्मीद थी कि 2 महीने बाद ये ओके हो जाएगा तो मैं जॉइन करूँगा। हम्म। और उसमें लगभग 1 सवा साल का, 1.5 साल का टाइम लग गया। ओके। तो 99 मिड से लेकर और 2000 लास्ट आ गया। और इस दौरान मुझे याद है उन्होंने मुझे फ़ॉलो अप कभी नहीं किया। वो भूल गए होंगे शायद, या उनको लगा होगा कि ये करेगा नहीं या टाल देगा। लेकिन उस 1.5 साल में मैंने उस मैगज़ीन को, जब भी मैं फ्री होता था तो उस मैगज़ीन के पन्ने में पलटता था। और यस। मुझे लगता है आज की डेट में कि शायद मुझे इंस्पिरेशन उस सक्सेसफुल कामयाब लोगों से मिली जो उस मैगज़ीन की कवर स्टोरी में थे। एब्सोल्युटली। और 1.5 साल के बाद जिस दिन मेरे हाथ में जॉब का सैंक्शन लेटर आया, तो मैं खुद उनके पास चलकर गया और मैंने कहा भाई मिठाई का डिब्बा पकड़ो, मिठाई खाओ, मेरी जॉब लग गई और फॉर्म बताओ कि मुझे वो क्या करना है, शुरुआत करनी है। ग्रेट। राइट? तो दिस इज़ हाउ आई 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 एंटर दिस इंडस्ट्री। और मुझे मालूम पड़ा कि वो काम छोड़ चुके हैं। उन्होंने 2 महीने बाद ही उस कंपनी को छोड़ दिया था, क्योंकि लोगों ने नहीं सुना, राइट? और लोगों ने, जिन्होंने जॉइन भी किया था उस कंपनी में, उन्होंने उस कंपनी को बाद में छोड़ दिया, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। सो सो विवेक, इस चीज के ऊपर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जो बहुत लोग हमारे एक्साइटमेंट के साथ आते हैं, 2 महीना 4 महीना हर मीटिंग में जाते हैं, एंड उनका पावर एकदम अप होता है, एंड फिर जैसे एक ना सुनते हैं थोड़ा कम, दूसरी ना में थोड़ा कम, एंड 3-4 महीने के बाद गायब हो जाते हैं। उनको नहीं मालूम कि कोई विवेक है, वो शायद आपके साथ जुड़ सकता था, बट आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसे मैं खुद उनके यहाँ चलकर गया था 1.5 साल के बाद, क्योंकि मुझे वो याद थे और उन्होंने बोला कि मैंने छोड़ दिया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उनके जो अपलाइन जिन्होंने मुझे शेयर किया था, तो मैं उनका एड्रेस लेकर उनके घर पर गया। ओके। और वहां, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, आई वाज रेडी टू कनेक्ट विद द सिस्टम, मैं कंपनी के साथ जुड़ने को तैयार था, लेकिन मुझे कोई रिसोर्स मेरे पास था ही नहीं कि मैं जुड़ूं कहाँ, किसके साथ, और मुझे स्पॉन्सर करे। कौन मुझे स्पॉन्सर करे। राइट। ये तो बड़ा भारी बड़े मैम, उसमें तो पता नहीं था। उसमें तो ये था कि कौन जोड़ देगा। कौन जोड़ तो दे उनके पास भाई, गया, राइट। तो मैं उनके जोड़ने पास वाला गया काम तो करना है, कोई जोड़ दे हमें बस। बस, क्योंकि एक चीज की क्लैरिटी थी कि काम मुझे ही करना है। बिजनेस मैंने खुद अकेले शुरू किया था, नौकरी के लिए तैयारी खुद शुरू किया था, तो मुझे ये पता भी नहीं था कि इस बिजनेस के अंदर कोई अपलाइन होता है जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको ट्रेड करता है। मेरे लिए तो ये बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी था जहां मुझे ही काम करना था अपने लिए, जैसे मैं बाकी जगह काम करके आया था। तो उनके यहाँ भी मैं गया, ढूंढते हुए एड्रेस मालूम पड़ा, उन्होंने भी 6 महीने पहले छोड़ दिया। तो फिर अब मुझे एक तलाश थी एक व्यक्ति की जो मुझे स्पॉन्सर कर दे। आप भी हो सकती थी उस समय, लेकिन आप भी बहुत दूर थी, राइट? क्योंकि आप 2000 में आ चुकी थी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मैं 1997 में आई विवेक। राइट? जब मैं तलाश कर रहा था, तो फिर मुझे हमारी पुरानी कंपनी जिसमें आपने और मैंने काम किया हुआ है, तो मुझे उस कंपनी के जरिए से एक सज्जन मिले। हम्म। समझ तो मैं पहले ही चुका था, 1.5 साल से मैं मोटिवेटेड भी था वो मैगजीन के जरिए। तो मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछकर कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये जाना, और उसके बाद उनके साथ शुरुआत कर दी ओके। और वहां से सफर शुरू हुआ। जब मुझे सिर्फ 3 महीने हुए थे, मेरा पहला चेक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 408 रुपए का आया।
और काम करने का जो टाइमिंग था वो बड़ा मजेदार था, क्योंकि शाम को जॉब से आने के बाद में मतलब 8 बज जाते थे, 7 बज जाते थे, तो फिर मेरे पास साइकिल हुआ करती थी। अच्छा। उस साइकिल से फिर मैं लोगों के साथ मीटिंग करने के लिए जाया करता था। और जैसे मैंने कहा कि छोटा शहर था, तो छोटा शहर एरिया वाइज़ छोटा नहीं होता। वहाँ पर लोग जो रहते हैं उनकी सोच भी बहुत बड़ी कभी नहीं होती, सही बात राइट? है। तो पिक्चर वो उन्होंने किसी देखा चीज़ नहीं को सपोर्ट होता है। नहीं कर पाते हैं, क्रिटिसाइज़ करना एक नेचर रहता है शायद। तो मुझे आज भी याद है कि लोग मज़ाक बनाते थे, मैंने कई दोस्तों को बताया तो उन्होंने मज़ाक बनाना शुरू कर दिया था कि भैया एक नया काम शुरू हुआ है, साइकिल से लोग विदेश जाएँगे अब, राइट? तो एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती थी। बट चूँकि मैं बहुत शायद मैं बहुत डेढ़ साल में वो क्लियर हो चुका था। शायद मैं डेढ़ साल में उन सक्सेसफुल लोगों की उन स्टोरीज़ को मुझे नहीं याद है कि 10 बार या 15 बार या 20 बार या कितनी बार मैंने पढ़ा होगा। तो जब आप अपने आप को कहीं कनेक्ट करना शुरू करते हो तो बेसिकली आप वहाँ से अपने आप को फिर मानते हो कि यार मैं इनकी तरह हूँ। और एब्सोल्युटली। आप जिनकी तरह खुद को मान लेते हो फिर आपको बाकी का फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है या आपके मुँह पर या पीछे क्या बोल रही है। सो मैं और ऑलरेडी एक मेंटली चीज, वहाँ पहुँच चुका था। और एक चीज भी होगी विवेक, जैसे मुझे भी याद है मेरा या आपका उस टाइम जुनून, जो हमने एक डिसीजन ले लिया है, उस डिसीजन को एक लेवल पे ले जाने के लिए जो जुनून सवार होता है, तो जी। मुझे लगता है कि हमारे कान में कोई बातें जाती भी नहीं है, जाती भी है तो हम अगेन, मैं बहुत टेप सुनती थी विवेक, आज भी मेरे पास पूरा कबाड़ भर के टेप्स है जो वॉकमैन में लगा लगा के मैं सुनती थी, और वैसे ही हम लोगों ने सबने सीखा है। मैम 100% बल्कि मुझे आप लोगों को सुनने का मौका मिला था जब वो पुरानी कंपनी में हमारे यहाँ एक वो शुरू हुआ था कैसेट सिस्टम जिसमें आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज और जो थी। लेकिन वो शायद 2002-2003 के आसपास कंपनी ने लॉन्च किया था। मेरे पास तो जैसे चैलेंज था कि मेरे अपलाइन इलाहाबाद के थे, तो मैं अकेले ही अपने शहर में था, राइट? करना है या मरना है, जो भी करना है खुद ही करना है। और मैं जब लोगों के पास जाया करता था तो बहुत सारे लोग मुझे उसी पुरानी विदेशी कंपनी के लोग मिलते थे, राइट? जो कहते थे कि बेटा हमने कर लिया, हमने किया था। तो मैं वहाँ से मुझे आज भी याद है कि मैं वहाँ से उनका जो वेस्ट मटेरियल था, कैसेट्स, जो उनके किट में वेस्ट था कि हाँ, हमने कहीं रखा होगा घर पर, वो तो जॉइन कर लिया था वो। तो मैं उनसे माँग लिया करता था कि आपका तो वेस्ट है, प्लीज़ मुझे आप दे दीजिए। और वो सुबह-शाम जैसा आपने बताया कि वो आप देखिए, मुझे लगता है मैम कि जैसे हम जिनके साथ अपने आप को कोरिलेट करना चाहते हैं, राइट? जिन जैसा हम बनना चाहते हैं, आप जब उनके साथ समय बिताते हैं, डज़न्ट मैटर कि आप फिज़िकली उनके साथ हैं या नहीं हैं, लेकिन उनके आइडियाज़, उनकी फिलॉसफी, उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस अगर वो आपके साथ चलते हैं दिमाग के अंदर, तो आप खुद को अपने आप को वैसा बना लेते हैं या आप ऐसा बन जाते हैं। 100% राइट। तो आई थिंक सो यही मेरे साथ कुछ हो रहा था। और पहला चेक उस कंपनी से मेरा ₹408 का था। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का पहला चेक ₹408 का था, दूसरा चेक ₹2410 का था और तीसरा शायद 2000 के आसपास का था। अब मुझे एक चैलेंज आ रहा था कि सरकारी नौकरी है, डेढ़ घंटा, 2 घंटा जाने में लगता है, डेढ़ 2 घंटा आने में लगता है, 8 घंटे का जॉब है, ईमानदारी से काम करना है, नौकरी करनी है तो ईमानदारी से करनी है, पापा के संस्कार थे। तो 10-12 घंटे का मेरे ऊपर फिजिकल, मेंटल लोड था और फिर आकर काम करता था। तो फिर एक फैसला मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं नौकरी में आया था, वो चीज़ थी कि मुझे एक बैक सपोर्ट चाहिए ताकि बिज़नेस कर सकूँ। राइट। अब मैं ऑलरेडी एक बिज़नेस कर रहा था जॉब के साथ में जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं था और कुछ खोने का डर भी नहीं था। हम्म। और 2-3 महीने का अनुभव आ गया था और समझ में आ रहा था कि सिक्योरिटी बहुत गज़ब की है। भविष्य के अंदर मुझे पापा की तरह पूरी ज़िंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। तो आई टूक माई एक हार्ड डिसीज़न और मैंने तीसरे महीने जब मेरी इनकम लगभग 2000 की थी, तो मैंने फिर एक फैसला लिया, अपने आप से फैसला लिया जॉब को रिज़ाइन करने का फैसला लिया। ओके। और 20-21 साल की उम्र थी, 2000 का चेक था, 10,000 की उस समय सैलरी थी और ये फैसला था। तो इसमें भी कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। रिश्तेदारों ने बात करना बंद कर दिया, राइट? कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद कर दिया और लोगों ने ये अनाउंस कर दिया था कि अब ये बिल्कुल जैसे आपने कहा कि पागल हो गया और जुनून का मतलब ही पागलपन होता है। तो ये जुनूनी हो गया नहीं, पागल हो गया है और नौकरी छोड़ दी है, कल ये बर्बाद हो जाएगा। जो इसके साथ रहेगा उसी को इसको झेलना पड़ेगा, राइट? तो भैया इसलिए अब ऐसे आदमी से दूर करो अपने आप को। तो सबकी हालत ये थी एक्सेप्ट माय फादर। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम। उन्होंने वो एक ही लाइन बोली थी कि अगर तुम्हें अपने दिल से लगता है कि दिस इज़ फॉर यू एंड यू कैन डू इट, तो दुनिया साथ खड़ी हो ना खड़ी हो, मैं साथ खड़ा हूँ तेरे, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे लगता है वो एक लाइन मेरे लिए बहुत थी, क्योंकि आत्मविश्वास तो था ही तभी इतना बड़ा फैसला लिया था और पीछे से इतना सपोर्ट मिल गया पापा की एक आवाज़ का, तो फिर सफ़र शुरू हुआ और फिर उसके बाद पीछे देखने की नौबत नहीं आई।
और और आज देखिए आज कहाँ हो। यानी मैं, लोगों को लगता है विवेक, सो यू नो, जिसके इतने सारे फैन हैं, लोग उन्हें गुरु कहते हैं, लोग उनके पैर छूते हैं, बट उनको ये भी देखना चाहिए, बहुत जरूरी है कि शायद बहुत टाइम ऐसा होगा जब साइकिल पे तुम प्लान दिखाने जाते होंगे तो पैर पे लगता होगा, छाले पड़ते होंगे, खाना नहीं खाया होगा बहुत दिन है, क्योंकि ये सब चीजें जब झेली होगी तब आज विवेक विवेक है। मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करूंगा मैम, चूंकि बातचीत हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सब लोगों के लिए जो सुन रहे होंगे। जब मैं तीसरे महीने अपनी जॉब छोड़कर बरेली आया, तो मेरे पास रहने के लिए उस समय कुछ प्रॉपर प्लेस नहीं था। अच्छा, और एक कुछ मुझे लगा, कुछ जिद सी थी अपने अंदर कि सपोर्ट नहीं लेना है। हम्म। मेरे पापा हैं, लेकिन जितना हो सकेगा सपोर्ट देने के लिए मैं तो आया था पढ़ाई छोड़कर और जॉब में। तो अभी भी मैं सपोर्ट लूँगा 4 साल, 5 साल के बाद में, तो वो अंदर से एक आवाज़ नहीं थी। राइट। तो जब मैं काम करता था तो कई बार होता था, मतलब बरेली शहर में रुकना हुआ, तो कभी इस एरिया में हूँ तो इस रिलेटिव के यहाँ रुक गया, कभी उस एरिया में हूँ तो उनके यहाँ रुक गया, रिलेटिव के यहाँ, कभी किसी डाउनलाइन के यहाँ रुक गया। और अगला 1 साल में कई ऐसी रातें आईं, जब मैं बहुत लेट हो गया मीटिंग करने के बाद में, और जब लेट हो गया तो मीटिंग के बाहर निकला, फिर सोचा कि अब 12 बज रहा है, अब कहाँ जाऊँ? इतने देर किसी के किसको घर डिस्टर्ब करूँ? और होटल के लिए तो उस समय पैसे थे नहीं, राइट? सन 2001 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिर ऐसी बहुत रातें आईं, जब मैं फिर रेलवे स्टेशन चला गया, और बैग में हमेशा एक वॉकमैन और सीडीज़ या कुछ बुक्स ये रहती थी। तो स्टेशन गया, वहाँ पर 30-35 रुपए दिए अटेंडेंट को, और वेटिंग रूम में बैठकर आराम से रात भर कोई सीडी सुन ली या कैसेट सुन ली और कोई बुक पढ़ ली, और फिर मॉर्निंग हुआ, फिर उठा, फिर गया, फिर नहाया-धोया और फिर वापस मीटिंग पर। तो मुझे उस समय भी बड़ा मज़ा आता था ये सोचकर, क्योंकि सफल लोगों की स्टोरी इतनी सुन चुका था, तो लगता था कि आज जो मैं कर रहा हूँ, ये कल की मेरी स्टोरी बनेगी, सुई। राइट? तो इसलिए कोई रिग्रेट नहीं था, किसी से कोई शिकायत नहीं था, किसी से कोई कंप्लेंट नहीं था, ना ऊपर वाले से, ना किसी दुनिया वाले से। और एक बेस्ट पार्ट क्या हुआ मालूम है विवेक, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ये नहीं करना पड़ेगा। कम से कम एब्सोल्यूटली। उन्हें स्टेशन पे वेटिंग रूम में नहीं सोना पड़ेगा। नो डाउट वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे, बट उनके पास बैकअप है। सो वो एक हम लोगों ने एक खड़ा किया। सो और तब इतने सारे टेस्टिमोनियल नहीं थे, एग्जाम्पल्स नहीं थे, तो भी टिक के रहना वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था। आज तो बहुत अचीवर्स है, और तो जी, भी लोगों को शक होता है। तब तो कुछ नहीं दिखता था, तो भी हम काम करते थे। जी, जी। विवेक, डिफिकल्ट कोई खास डिफिकल्ट मोमेंट कहना चाहोगे जो आपको आज भी याद है, या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे? अ, मैम, पहली कंपनी में तो बस यही सब डिफिकल्टीज़ रहीं और काम बढ़ता चला गया, और वहाँ पर एवरेज मेरी 50,000 के आस-पास इनकम रही। लेकिन चूँकि गोल बहुत बड़े थे, कॉन्फिडेंस आ चुका था, 8 साल मैंने सफ़र बिताया, नॉलेज हो चुकी थी, और ये समझ में आ रहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद मिसिंग हैं, जिसकी वजह से हम लगातार काम कर रहे हैं, बट ग्रोथ लगातार नहीं हो पा रही है। टर्नओवर भी बढ़ रहा है, लेकिन हो नहीं पा रही। तो इंडस्ट्री में तो मुझे रहना ही था, बिकॉज़ 8 साल पहले ही नौकरी छोड़ चुका था। तो फिर फैसला ये हुआ कि इंडस्ट्री में तो बुराई नहीं लग रही मुझे। हम्म। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ, तो शायद कुछ चेंज करूँ। तो यहाँ से फिर मोदी छोड़कर, पहला प्यार है क्या करें, राइट? वो छोड़कर, और उसके बाद में वेस्टीज की शुरुआत हुई। बाली सर से मुलाकात हुई और वहाँ से वेस्टीज की शुरुआत हुई। और इस कॉन्फिडेंस से शुरुआत हुई कि यहाँ से जो पहली टास्क है वो 1 लाख रुपए की इनकम को अचीव करना है, वो शुरू होगा, और सफर शुरू भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। पहले महीने मैंने डायरेक्टर किया, 28,000 का चेक बना। दूसरे महीने सिल्वर, गोल्ड, स्टार, कंटीन्यूअसली हर महीने जंप था। बट 4-5 महीने बीते, उसके बाद कुछ चैलेंज ऐसे आए, जो मैं मानता हूँ कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या टेस्टिंग, दोनों से कह लीजिए, अलग-अलग एंगल हैं, वो टाइम आया। मतलब 2008 लास्ट के आस-पास आते-आते मेरे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क थे, जो उसमें से 2 टीमें चली गईं, अलग कंपनी में चली गईं। और उस टाइम फिर एक दौर चला था 2008, 2009, 10 के आस-पास की बहुत सारी कंपनी आती थी, जो ये कॉन्फिडेंस देती थी, विश्वास दिलाती थी कि बहुत जल्दी कम टाइम में करोड़पति बन सकते हो। ये एक पैटर्न होता है, एक डायलॉग होते हैं, वो सब जगह वो सेट होते हैं, और चेहरे भी वही होते हैं। हम्म। तो उसमें कई लोग चले जाते हैं, मेरी 2 स्ट्रॉन्ग टीमें चली गई, और वापस मैं आप कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रगल फेज़ में आ गया। राइट। अब यहाँ एक चैलेंज था, क्योंकि उससे पहले की 8 साल में 50-55 हज़ार की इनकम थी, तो लाइफ में कोई बहुत बड़ी चैलेंजेस नहीं थे इकोनॉमिकली। बस ड्रीम के लिए चेज़ करना था। बट अभी क्या हुआ कि चेक घट के आ गए मेरे 8,000, कभी 12,000, कभी 14,000, कभी 10,000। और कंपनी की भी शुरुआत थी, उतना सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था, और प्रोडक्ट्स की भी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं थी, हमारे यहाँ सर्विसेज़ भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी उस समय।
लेकिन एक चीज का मुझे जो भरोसा था कि बाली सर के साथ मैं आया हूं, तो जीवन में मुझे कभी भी अब कुछ सोचना नहीं है। समय टफ है, ये निकल जाएगा। लेकिन वो समय कुछ ज्यादा ही लंबा चला गया, लगभग 2 साल 2.5 साल का समय गया। और उस समय में बात करूं तो जैसे मैंने कहा 10,000 8,000। गई थी तब विवेक, आपकी शादी भी हो गई होगी उस टाइम पे तो। हाँ मैम, 2003 में मेरी मैरिज हो गई थी, मेरी एक हाँ। बेटी थी जब मैं वेस्टीज में आया, और वो स्कूल जाना शुरू कर दिया था उसने। तो हमारा एक फिक्स एक्सपेंस था, 30-35 हज़ार रुपये महीना तो चाहिए ही चाहिए था मिनिमम। और जब 10,000 की 8,000 की चेक आ जाए, और पापा के ऊपर मैंने डिपेंडेंसी तो 10 साल पहले 8 साल पहले ही छोड़ रखी है, तो अब किसके पास जाएंगे। हम्म। और स्वाभिमान भी था, और ये भी पता था कि जब मैं पहले बिजनेस में था वहां पर भी अप एंड डाउन जो भी हुआ मैंने ही झेलना है। जॉब में करता अगर, तो वहां पर भी अप एंड डाउन मैं ही झेलता। तो ये भी मेरा बिजनेस है। मैं अपलाइन के लिए बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, या मैं बाली सर पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी और के लिए नहीं, मैं अपने परिवार और अपने सपनों के लिए बिजनेस कर रहा हूँ। तो आज इस टफ टाइम में भी वो चुनौती है, वो चैलेंज है, और वो मुझे ही निकालना है। हम्म। लेकिन वो लंबा समय जरा चला गया। और एक टाइम तो ऐसा आया जब मेरे ऊपर 18 महीने हो गए थे, मुझे 18-20 महीने मेरे मकान का किराया मैं जमा नहीं कर पाया था। और उतना ही टाइम हो गया था जब हमारा बिजली का रेंट भी मैं नहीं दे पाया था। और इसमें भी जो आपने पूछा सवाल, कि उसमें भी एक्सट्रीम था जब मेरी बेटी की स्कूल की फीस भी 4-5 महीने हो गए थे जो हम नहीं दे पाए थे। और ऐसे टाइम पर मुझे बाद में इसका पता, क्योंकि हमारे घर में कभी पैसे को लेकर कभी मेरी मिसेज ने कभी, मैं बोलूंगा, मैं थैंक्स उनका जरूर करता हूँ कि अ, पैसे को लेकर कभी हाय तौबा कभी नहीं हुई, कभी झगड़ा नहीं हुआ। उनका कॉपरेशन हमेशा साथ रहा, उन्होंने भी जितना कर सकती थी करने की कोशिश किया। बाद में मुझे ये भी मालूम पड़ा कि एक उनके पास सोने के कुंडल थे जो, वो सेल करके बच्ची की फीस उस तरह से जमा की गई थी। राइट। और मुझे इस बात पर प्राउड भी है, खुशी भी है कि मेरे फादर को भी ये पता नहीं चल पाया उन 2-2.5 सालों के अंदर कि हम इस फेज से गुजर रहे हैं। हमने कभी ऐसा शो ऑफ नहीं किया कि इतना मेंटल ट्रॉमा है या टॉर्चर में हम गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल क्रंच है। और ये पता था कि अगर ऐसा एक भी एहसास चला गया डाउनलाइन के पास में, तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी, मुट्ठी खुल जाएगी या। मुट्ठी खुल जाएगी। तो वो हम कर नहीं सकते थे। तो डाउनलाइन को उनकी परेशानी में हमको इंस्पायर्ड भी करना है, प्रेरित भी करना है, क्योंकि पता है कि ये टाइम टफ है, मेरा फैसला गलत नहीं है, ये समय थोड़ा टफ है और ये निकल जाएगा। समय निकल जाएगा, राइट। तो निकला। वैसे ऐसे उस पीरियड के अंदर से बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, जिसमें से मैंने मैं आपको बताया। बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, बिकॉज एग्जैक्टली हमारा जो टाइम था, समझ लो 2007 से लेके 2010 तक का सेम, यानी मैंने अपनी पूरी ज्वेलरी बेच दी थी, एंड बहुत टफ पीरियड था। बट एक है कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग और उसको नहीं छोड़ा, बट हाँ, वेस्टीज में आने के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। 2012 आते आते मैम सब चीजें ठीक होनी शुरू हो गई थी, और वो उसके बाद से फिर मैंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा, जो आपने कहा तो कि धड़ाधड़ ग्रोथ है विवेक, फिर तो मुझे लगता है 8 साल में आपने हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया। प्लान ही ऐसा है मैम, ये सिस्टम ही इतना प्यारा मैं है, बोल रही कंप्लीट। हूँ वो सही है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हो आप और आपकी टीम, और उसके साथ साथ आप जो पर्सनल ग्रोथ अपने अंदर ला रहे हो, वो ट्रिमेंडस है। क्योंकि मैंने आपको हर जगह देखा हुआ है, आज का विवेक और उस टाइम के विवेक में जमीन आसमान का फर्क है। मैम इसमें बहुत सारा रोल है, आप सब लोगों का, बहुत लोगों का रोल है। मैं तो सिर्फ जैसा बनने की कोशिश करता रहा पिछले 20 सालों से। जैसा बोले तो आप लोग जैसा, जो सफल लोग थे इंडस्ट्री के अंदर, उन जैसा बनने की कोशिश ने मुझे वहां से यहाँ तक पहुंचा दिया, और पता नहीं चला सफर का कि कैसे यहाँ तक पहुंच गए। विवेक, मैं तो और एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में जब लोग आते हैं, खासकर आजकल बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं, एंड बहुत सारे लोग आते हैं। अगर आप देखो तो 2 करोड़ से ज्यादा लोग आज वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। उन सबके तौर पे मैं एक सवाल आज पूछना चाहूंगी कि बड़े बड़े सपने लेके तो वो आते हैं, ठीक है, बट आज सपने बताते भी हैं, वो कहते हैं कि मेरा ये ड्रीम है, पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास नहीं है कि ये सपना पूरा होगा या नहीं। आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैम दो चीजें मेरा यहाँ पर जो मेरा विचार है, राइट, इस टॉपिक पर लेकर। 2 करोड़ लोग जरूर है वेस्टीज के अंदर, ऐसा बोलने में आता है, डेटा भी ये शो करता है। लेकिन बड़ा फर्क है। एक चीज होती है जो हमारा खुद का फैसला है कि हम आए हैं या हम लाए गए हैं। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है शायद ये बहुत बेस है
सक्सेस की जो काउंटिंग हम करेंगे उसमें पहले हमको ये भी समझना पड़ता है। जब किसी व्यक्ति को आप लाते हैं, जैसे बालिक सर बोलते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कि लोग कई बार इसलिए भी आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्योंकि उनमें ना कहने की क्षमता नहीं होती। रिश्तेदार शर्म ने कह दिया, बॉस ने कह दिया, रिश्तेदार ने कह दिया, किसी ऐसे व्यक्ति ने कह दिया जिसको ना नहीं बोल सकते। मोबिलाइज करना है, हो सकता है उससे हमारा कोई काम अटका पड़ा हुआ हो। तो संख्या तो सॉफ्टवेयर में ये भी काउंट होगी ना, राइट, सही लेकिन बात। वो संख्या आप कहें कि इस संख्या को हम कोड करेंगे कि इतने लोगों में से इतने लोग सफल हैं या क्यों, तो वो नहीं आएगा। सक्सेसफुल होने के लिए एवरीबॉडी हैव टू पे, जो उसकी कीमत है वो पे करना पड़ेगा, और वो पे वो करेगा जिसको जो आएगा, जो जो अंदर से, अंदर वो जुनून जो मैंने कहा वो अंदर से जिसके अंदर होगा और वो बंदा जो आएगा। राइट जी मैम। तो ड्रीम केवल वर्बल नहीं होता कि हमने सिर्फ बोल दिया क्योंकि हमने 4 लोगों को सुन लिया। मुझे याद है, मैं मेरी आपको बात बताना चाहूँ तो मैं एक फॉरेन ट्रिप में था उस पुरानी कंपनी के साथ में, और वहां पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने अटेंड किया था, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में गोल सेटिंग एक करवाया गया था, जिस गोल सेटिंग के अंदर क्या आप चाहते हो, कैसा घर या कैसी गाड़ी, और उसका हमने बजट किया था। मुझे आज भी याद है कि मैंने उस समय जो जोड़ा था अपने लिए गाड़ी, या जैसा मेरी सोच थी, जितना बड़ा घर, उस सबको लेने के लिए 50,000 रुपए की इनकम निकल कर आई थी कि इतनी इनकम अगर हो जाए तो ये मैं सब ले सकता हूँ। और जब मैं फाइनली बजटिंग करने के बाद जब मैंने उसको टोटल किया ना, मैं आपको आज बोल रहा हूँ, मेरा हाथ कांप रहा था और मेरे आंसू बह रहे थे और मेरी हार्ट बीट यूं थी। तो सपना मैम इसको कहते हैं। किसी को बोलकर देख लिया, वो 5 कमा रहा है, वो 10 कमा रहा है, वो 2 कमा रहा है, और मैंने आकर डायलॉग मार दिया। जब आप सपने को यहां नहीं, यहां से देखते हो, हार्ट से, तो आप बोलते भी मुंह से नहीं हो, आप बोलते भी हार्ट से हो। और जब आप सपना हार्ट से देखते हो ना, वो टूट नहीं सकता। दुनिया तोड़ ले, लेकिन ना तो वो आपको टूटने देगा और ना आप उस सपने को टूटने देते हो जब तक उसको अचीव नहीं कर लेते। सुपर, एब्सोल्युटली। यानी मैं भी हमेशा कहती हूँ कि खून खून में जब तक बहेगा नहीं आपका ड्रीम, यू नो, नहीं हो सकता। यानी बहुत। और मैं सबको ये जो क्वेश्चन मैंने खास विवेक को इसीलिए पूछा, विवेक आपको, कि लोग है ना छोटी छोटी चीजों में डर जाते हैं। किसी ने कोई एफबी पे पोस्ट डाल दी तो वो कुछ और सोचने लगते हैं, किसी ने कुछ और कह दिया तो वो कुछ और सोचने लगते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है जहां पे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है लोगों के लिए, अपनी जरूरत से ज्यादा। आज ही मैं नीलेश से बात कर रही थी कि आई थिंक 1920 में एक इसी तरह की बीमारी आई थी इंडिया में, और जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए थे, बट वो किसी को नहीं मालूम था। आज देखो, तो इंफॉर्मेशन जो है उसकी वजह से लोगों के सपने जो है ना, लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, भूल जाते हैं। पर आपने जो कहा कि वो आपके दिल में होगा तो आपको वो कोई नहीं भूलने देगा। एब्सोल्युटली। और इसमें मैम एक बात मैं अपनी तरफ से ऐड जरूर करना चाहूंगा। 2 चीजें हैं, मैं हमेशा अपने लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूं कि एप्रिसिएशन अच्छा लगता है, आपको बूस्ट मिलता है। क्रिटिसिज्म आपको कई बार खराब भी लगता है। लेकिन इन दोनों में जो चीज आपको समझनी चाहिए, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज गाइड टू द पीपल, कि एप्रिशिएट कौन कर रहा है और क्रिटिसाइज कौन कर रहा है। राइट, ये चीज जिस दिन आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी, आप कभी भी परेशान नहीं हो सकते हो। अगर कोई पर्सन आपको अप्रिशिएट कर रहा है, हो सकता है वो आपको फ्लैटर कर रहा हो, अगर वो खुद उस लायक नहीं है तो उसकी अप्रिशिएशन से आपको बहकना नहीं चाहिए, सिर्फ इस बात से कि कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। राइट। और कोई व्यक्ति भी आपको अगर क्रिटिसाइज कर रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उस क्षेत्र का कोई सुपर सक्सेसफुल व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज करे तो आपको जरूर 4 बार सोचने की जरूरत है और सुधार करने की जरूरत है। सिमिलरली मैं एक चीज ऐड करना जरूर चाहूंगा कि आज की डेट में जैसा आपने कहा कि इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब भरा पड़ा है, एफबी भरा पड़ा है, कोई भी आकर कुछ भी बोलता है, अधिकार है, बन सकता है चैनल। तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले या चैनल को वॉच करने से पहले ये जरूर देखना चाहिए कि वो कौन बना रहा है या वो ज्ञान कौन दे रहा है। राइट। जो आदमी कभी 20 माले की बिल्डिंग पर नहीं गया, वो चांद पर जाने का रास्ता अगर बता रहा है तो ये हम पर तय करता है, ये हमारे विवेक पर तय करता है कि हम उसको सुने, सुनने के लायक है या माने या जाने या ना दबाए। एब्सोल्युटली। तो ये बहुत जरूरी है कि कोई भी स्क्रॉल करने पर आ गया तो उसको देखना शुरू कर दिया, क्योंकि कीचड़ नहीं भर सकते, कचरा नहीं भर सकते अपने दिमाग के अंदर। वो पहली जरूरत है जी।
बहुत बढ़िया तरीके से आपने ये बात बताई, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि कौन आपकी तारीफ कर रहा है और कौन आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको खास ध्यान से देखे। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जब आप एक लेवल पे पहुंचते हैं तो मीठा बोलने वाले भी लोग बहुत हैं, जी, और जब आप एक लेवल पे पहुंचते हो तो कड़वा बोलने वाले भी बहुत लोग हैं, बट यू शुड नो आप किन से सुन रहे हो। एब्सोल्युटली। बहुत बढ़िया बताया आपने। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आपने एक बहुत सुपर वर्ड बोला विवेक, कि मैं जैसा बनने में मैंने अपना बहुत सारा टाइम दिया, यानी डुप्लीकेशन, किसी ना किसी को डुप्लीकेट, किसी से अच्छी चीज लेना। हमारे बिजनेस में डुप्लीकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है विवेक? मैं आपके मुंह से चाहती हूँ कि लोग सुने इस बात को। इंपॉर्टेंस इतना ही है मैम कि एक साइकिल पे चलने वाला लड़का डुप्लीकेशन हो गया अगर, तो वो मर्सिडीज ओन कर सकता है, यही इंपॉर्टेंस है। सुपर। ये डुप्लीकेशन का ही परिणाम है। और मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब मैंने अपने लिए एक कमरा रेंट पर लिया था 2001 में, शायद मई या जून में के महीने में। तो मैंने कुछ उसमें परचेज नहीं किया था। मेरे पास एक छोटा सा फोल्डिंग पलंग था जो पापा ने मुझे सपोर्ट किया था, और मैं अपने पैसे से इकट्ठा करके एक कैसेट प्लेयर लेकर आया था। हाँ, और मॉर्निंग टू इवनिंग जितनी भी कैसेट्स मेरे पास थी, सक्सेसफुल स्टोरीज, सक्सेसफुल पीपल, उनकी ट्रेनिंग्स, जो भी था, किसी भी कंपनी का हो, कोई भी स्पीकर हो, उससे मेरे लिए मतलब नहीं था, लेकिन कोई भी आदमी जो इस इंडस्ट्री में है और जो ड्रीमर है और जो सक्सेसफुल है। क्योंकि तब है ना, अप्लायंस से और ये सब था ही नहीं विवेक। अभी पता तो ही नहीं। एलओएस से इतनी चीजें मिल जाती हैं कि हमें तब तो कुछ भी नहीं था, इट्स लाइक जीरो। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। और आप उस समय फ्री थे, आप सीखने के लिए फ्री थे, बशर्ते पैशन आपके पास में हो सीखने का। तो मेरा नियम था कि सुबह उठा, मैंने वो कैसेट चला दिया, उसके बाद अपना रूटीन काम कर रहा हूँ। घर में जब तक हूँ चल रही है, कोई ना कोई चल रही है कैसेट। बाहर निकला, वॉकमैन लिया था एक 700 रुपए का, स्कूटर पे चल रहा हूँ तो वो लगा लिया कान में, ड्यूरेशन तो वो लगातार कंटिन्यूअसली। जब कार ली तो कार के अंदर पूरा एक सेट आ गया। यानी कि टेलीविजन या इस तरह की चीजें, नेट तो उस समय था ही नहीं, इंटरनेट तो था नहीं, तो टेलीविजन था जो उस समय डिस्ट्रैक्ट कर सकता था, तो वो मेरे पास था ही नहीं। तो शायद शुरुआत के 3 4 5 साल जो मेरे साथ रहे, उसमें सफल लोग मेरे घर में रहते थे, बुक्स के और सीडीज के जरिए, कैसेट के जरिए। सुपर। यानी सफल लोगों को इसमें दो चीजें विवेक जी ने बताई जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, कि एक तो आप चाहे टेप के थ्रू या चाहे किसी के भी थ्रू आप अपने सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे, उनसे डुप्लीकेट करोगे चीजों को, तो कल आप भी 100% सक्सेसफुल हो सकते हो। तो और सही बंदों का डुप्लीकेट करना भी बहुत जरूरी है, सिलेक्शन बहुत जरूरी है। होना बहुत जरूरी है, राइट? जी। सो और एक जो सवाल मैं पूछना चाहूंगी विवेक आपको, जो आपने बहुत सारी चीजों में ये ऑलरेडी बता दिया है, पर तो भी एक बार अगेन मैं पूछना चाहूंगी, एसोसिएशन का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस में? मैम, मुझे मुझे लगता है इसमें परसेंटेज में कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसमें 100% में बोलूंगा कि जैसा, देखिए, आप दुनिया में जब आते हैं तो आप एक रॉ पेपर होते हैं, आप प्लेन पेपर होते हैं, हम्म। और आपकी एसोसिएशन ये तय करती है कि आप पर क्या लिखा जाएगा या आपको क्या बनाया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो नेचुरल लोग होते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार सो कॉल्ड, वो अभी आपने सेलेक्ट नहीं किए होते, वो आपको मिलते हैं। ऊपर ठीक है। वाला सिलेक्ट करके देता है। ठीक है, लेकिन आप क्या बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये सिलेक्शन पहले आपको करना जरूर चाहिए। और जैसा आपने एक सवाल भी किया था कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आज देखते हैं ऑनलाइन चीजें या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कंफ्यूजन भी केवल वहीं आता है जहां पर आपको इंटरनली क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट यू वांट टू बिकम और व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है। मतलब एक मूवी थी बहुत अच्छी, मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करता हूँ, लक्ष्य मूवी जरूर देखिए। पिक्चर से मेरा मतलब नहीं, लेकिन बहुत बड़ी वो लेसन है कि वो एसोसिएशन का जो आपने सवाल किया, मैं कनेक्ट करना चाहूंगा कि वहां पर उस मूवी के अंदर भी वो हीरो ने एमबीए का फॉर्म भर दिया क्योंकि उसके दोस्त भर रहे थे, आर्मी का फॉर्म भर दिया क्योंकि उसके दोस्त भर रहे थे, फिर कैंसिल कर दिया क्योंकि दोस्तों ने कैंसिल कर दिया। तो ऐसे लाइफ एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको नहीं मिली। राइट। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जिंदगी आपको एक अपॉर्चुनिटी है, जीवन भी एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो ये शरीर, ये जीवन भी एक अपॉर्चुनिटी है, और ये ऐसे ही करने के लिए नहीं। सो हमें वो क्लियरिटी आनी चाहिए। मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ, खासतौर से मैं यूथ से जब मिलता हूँ, तो मेरा अक्सर ट्रेनिंग में भी ये सवाल होता है। एग्जाम्पल के लिए भी मैं सवाल लोगों से करता हूँ, बेटा क्या कर रहे हो? सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ।
क्या कर रहे हो? मैं एमबीए कर रहा हूँ, या एक्स कर रहा हूँ, या वाई कर रहा हूँ। वेरी गुड, इसके बाद क्या करना है? मेरा नेक्स्ट सवाल होता है। इसके बाद सर, इसके बाद सर आगे पढ़ाई करूंगा, उसके बाद जॉब। इतना कंफ्यूजिंग आंसर मिलता है कि उनको ये पता नहीं है कि उनको किस दिशा में एक्चुअली जाना है, what they want to become in the future, but why they are doing this because everybody is doing this। और मुझे मैम एक बात और जोड़नी है यहाँ पर। मेरी कल परसों किसी से बात चल रही थी, तो मैंने वहां पर ये कोड किया कि पेरेंट्स के साथ भी ये चैलेंज है आज की डेट में। बहुत उनको बड़ी तो चैलेंज। पता नहीं कि उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर भी शायद एक सोशल प्रेशर है कि सारे माँ बाप अपने बच्चों को एमबीए करा रहे हैं, तो भैया तू भी कर ले, बीटेक एमटेक का दौर है तो तू भी कर ले, राइट। उसके बाद क्या होगा, कितनी अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, उसके बाद में वो कहाँ जाएंगे, नौकरी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, फ्यूचर सिनेरियो क्या है, नहीं पता। तो ऐसे कंफ्यूजन में फिर टाइम खराब होता है, और फिर इसका प्रेशर बच्चों के दिमाग पर रहता है। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मैं बोलता हूं सब लोगों से, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं तो कारण को बहुत क्लियर कीजिए, और उसके बाद सिलेक्शन कीजिए सही कंपनी का। शॉर्टकट्स की बात जहां पर भी कोई करे, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, तो आप ये जान जाइए कि कोई भी सफल व्यक्ति जीवन में, आपके फादर या आपके पेरेंट्स भी आपको अगर कोई नसीहत देकर जाएंगे तो वो यही देकर जाएंगे कि जीवन में बेटा सफलता का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं, ही नहीं है, और राइट। उनसे ज्यादा केयरिंग आपके लिए दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि वो गलत नहीं बोल सकते आपसे। तो हमें बहुत सेलेक्ट करना पड़ेगा और डीप में जाकर समझना पड़ेगा कि व्हाई, इफ यू आर कमिंग इन दिस इंडस्ट्री, देन व्हाई यू आर कमिंग इन दिस इंडस्ट्री, और उसके आधार पर तय कीजिए कि कहाँ काम करना चाहिए। एंड देन विवेक, जो लोग 2020 भी खेलते हैं मैदान में कूद के, तो वो सबसे पहले टेस्ट भी खेलते हैं ना, उनको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उनको सब चीजें सीखनी पड़ती है। रातों रात अगर मिलता तो आज तो इंडिया का हर बंदा करोड़पति होता फिर तो। मैम, मैं बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। शायद सर ने भी, नीलेश सर ने भी, और हमें सब लोगों ने, हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों में से मैं समझता हूँ 90% लोगों ने जरूर क्रिकेट खेला होगा कभी ना कभी। हाँ हाँ, सबने खेला है। लेकिन खेला कहाँ पर है? मैं हमेशा बोलता हूँ, टेरेस पे खेला है, पार्क में खेला है, स्कूल के ग्राउंड में खेला है। हाँ, पैसा कितना कमाया? आंसर इज जीरो। जीरो। वाई? बिकॉज शौक के लिए खेलना और प्रोफेशन के लिए खेलना, ये अंतर है जीवन में आप क्या कमाएंगे उससे। सही बात है। जो लोग जा रहे हैं चाहे वनडे में, चाहे 2020 खेलने के लिए, दे आर प्लेइंग प्रोफेशनली। वो उस एक दिन के मैच के लिए, 20 ओवर के मैच के लिए, वो 20 महीने नेट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और खुद को डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। राइट। सो दैट्स द रीजन कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप उतना ही सफल होंगे जितनी सफलता को आपने अपने लिए डेवलप, अपने आप को डेवलप किया होगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। एंड और एक चीज पूछना चाहूंगी, व्हाट इज स्पेशल अबाउट विवेक? विवेक के साथ बहुत सारे लोग थे, मैं खुद जानती हूँ, पिछली कंपनी में, इस कंपनी में, आज वो लोग नहीं है कहीं पे भी, बट यू आर इन, you are in top earner, one of the top earner in Vestige। बहुत अच्छे से अपना घर बना रहे हो, इतना लग्जरियस, मर्सिडीज में घूम रहे हो, बच्चों को बहुत अच्छी जगह पढ़ा रहे हो। सो विवेक, कौन सी चीज बेस्ट है आपकी, जो आपको खुद को बहुत पसंद है? मैम, बाकी चीजें तो जो हो रही हैं वो बिकॉज ऑफ वेस्टीज प्लेटफॉर्म हो रही है। मुझे लगता है कि मेरी काबिलियत पहले भी थी, नहीं कर पाए थे, तो ये प्लेटफॉर्म ने बहुत कुछ किया है, और ये बहुत ये आसानी से, बोलना बहुत भी बहुत बड़ी काबिलियत है, ये बोलना भी बहुत बड़ी काबिलियत है, क्योंकि बहुत बार लोग ये नहीं एक्सेप्ट करते हैं, जब सक्सेस हो जाते हैं उनको लगता है मेरी वजह से हुआ, वो प्लेटफॉर्म को भूल जाते हैं। बट यू नो, ये एक चीज है जो आपको सबसे अलग बनाती है। फैक्ट भी है मैम, मुझे लगता है ये फैक्ट है, क्योंकि अगर मेरे अंदर होता तो शायद मैं पहले भी होता, पहले भी सफल होता। सही तो बात आज जो हो रहा है वो एक ज्वाइंट एफर्ट है, वो एक टीम एफर्ट है, और टीम केवल मेरे नीचे से नहीं आ रही है, टीम ऊपर से आ रही है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम सभी लोगों का है, और उस टीम में आप भी आते हैं, उस टीम में एंटायर वेस्टीज फैमिली आती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैं किसी व्यक्ति को भी, किसी लेडी को बात करते समय, अगर मैं दीपल बत्रा जी की, या हेतल खोना जी की, या किसी भी हमारी लेडी अचीवर की कहानी सुना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बिजनेस में उनका भी कंट्रीब्यूशन है। yes। मैं आपके कंट्रीब्यूशन का रेडी भी, मैं मानता हूं कि मैं उसका भी रेडी हूं, क्योंकि मैंने उस समय आपकी स्टोरी सुनाई है। आपकी स्टोरी सुनाकर अगर मैंने किसी को प्रेरणा दी है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि आप मेरी टीम का हिस्सा नहीं है? सो वी ऑल हियर, और हम काम करते हैं, भले किसी को पता चले या ना चले, लेकिन सच्चाई है कि बिना टीम एफर्ट्स के हम कहीं पर भी एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बना सकते।
और रही बात आपके सवाल की, तो ये आपकी खूबी है, आप बहुत आसानी से बहुत मुश्किल सवाल पूछ लेती हैं। ये मेरे लिए उतना ही मुश्किल सवाल है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है या मेरी जो खूबी है कि मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में कभी नहीं करता और लोगों को राय देता हूँ कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये भी एक खूबी है कि एक बार जब फैसला मैं करता हूँ, सोचने समझने के बाद फिर उससे पीछे नहीं हटता। एब्सोल्युटली। राइट? फिर मैं उसको यानी निभाता आप हूँ। जो चीज को एक बार भले सोच के लेते हो डिसीजन, पर लेने के बाद उसमें सक्सेसफुल होके ही वहां से आप यानी वो टॉप पे पहुंचना बहुत जरूरी बन जाता है फिर, राइट? इसके पीछे भी मैम एक लाइन में ऐड करूँगा, बहुत ज़रूरी है, ये मैसेज के रूप में बहुत ज़रूरी है लाइन। जब मैंने वेस्टीज शुरू किया था, उस समय मेरे पास में बहुत सारे जगह से ऑफर आते हैं, आपके पास भी बहुत सारी जगह से इस 20 सालों में ऑफर आए होंगे। तो मेरे पास एक ऑफर आया एक व्यक्ति का, और उसने कहा एक नई कंपनी शुरू हो रही है। हम्म। तो आपका बहुत एक्सपीरियंस, नाम बहुत है इस एरिया में, यूपी के अंदर। तो आप शुरुआत कर दीजिए और जो भी सपोर्ट चाहिए होगी आपको, आप बताओ, एंड कंपनी ओनर इज रेडी टू टेक यू ऑन एनी कंडीशन। तो मैंने उनसे एक लाइन बोली थी कि ये ऑफर मेरे लिए है या मैं 20 लोग लेकर आऊँगा उनके लिए भी है। हाँ, तो फिर कैसी बातें कर रहे हो, ये तो आपके लिए है। हाँ, मैंने कहा ऐसा क्यों? बोला सर आप हो। हाँ, मैंने कहा मुझे जो आप ये ऑनर दे रहे हो, ये ऑनर सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मैंने कभी अपनी कीमत नहीं लगाई है। हाँ, और ये ऑफर आप मुझे इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपकी नज़र में ये कीमत है, जो कीमत नहीं लगाई मैंने, और अगर ये कीमत लग गई तो फिर ये बेशकीमती नहीं रहेगा। सही बात है। तो केवल इस चीज़ के लिए मुझे कहीं जाना या आना नहीं है। मुझे समझना है चीज़ों को, क्योंकि ये फैसले मुझे लगता है कि जीवन में आपके बाद क्या रह जाता है। मतलब दिस इज़ द माय माय मैसेज टू एवरीवन। जीवन में आप आए हो, आपके पास मौका है, शरीर है, जीवन है जीने का, जैसे भी आप चाहें, बट जीवन के बाद क्या है आपके पास? दैट इज़ द स्टोरी जो आपके पीछे रह जाएगी, आपकी बनाई हुई स्टोरी। आपके बाद शायद कुछ रह जाएगा, तो वो समाज रह जाएगा जहाँ पर आपके बाद आपके बच्चों को जीना है। और वो समाज आपके बच्चों को आपके आज के काम के हिसाब से एवेल्यूएट करेगा, उनको वैल्यू देगा। तो आपका कर्म सिर्फ आपके आज अचीवमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, आपका कर्म आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, आपके पूरे जीवन और जीवन के बाद से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जब इतना सब कुछ डिपेंडेंट है, तो मैं फैसले इतनी लापरवाही से कैसे ले सकता हूँ? और मैं आज यहाँ चला बच्चे गया, मैं कल वहां चला गया, मैं परसों वहां चला गया, इतनी आसानी से हम फैसले कैसे ले सकते हैं? ले सकते हैं। और बच्चे देख भी तो रहे हैं ना घर में, आज भी बच्चे देख भी रहे हैं हम लोगों को, जिससे वो लोग भी अपने जिंदगी की सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि डिसीजंस ले सकते हैं फ्यूचर में। सो बहुत अच्छे से आपने ये बताया कि भाई छोड़ के क्या जाने वाले हो, कौन सी स्टोरी आप छोड़ के जाओगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। और क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी स्टोरी बहुत लोगों को सुनाएं? एंड जैसे विवेक की आज पूरी टॉक में बहुत बार आपने अपने पापा को याद किया, बार बार आपने कहा कि वो मेरे लिए ट्रू इंस्पिरेशन है। तो यस, हम भी यही चाहेंगे सब कि अपने बच्चे भी, हमारे बच्चे भी हमें याद करें। और मैम शायद मुझे लगता है सबसे बड़ा अचीवमेंट यही होगा यस, कि कई बार ट्रेनिंग में आपने भी बोला है, मैं भी बोलता हूँ कि सबसे बड़ा, अगर मैं सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आप वाकई में अपनी कीमत को आंकना चाहते हैं, तो आज अपने घर में जाकर अपने बच्चों के सामने 10, 15, 20 सेलिब्रिटीज की फोटोग्राफ रख दीजिएगा और उसके बीच में खुद की भी रख दीजिएगा। और फिर बच्चे से पूछिएगा कि वो किसकी तरह बनना चाहता है। हाँ, आपका जीवन सफल है अगर वो आपकी फोटोग्राफ को पिक करता है एज ए रोल मॉडल। और अगर नहीं, तो आपको सोचने की जरूरत है कि अभी तक आपने ऐसा क्या किया है जो उसने आपको सेलेक्ट किया या नहीं किया, या क्या नहीं किया जो आपको करना चाहिए। बहुत बढ़िया विवेक, बहुत मजा आया आज बात करके। एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा। एंड एक डिफरेंट टॉक थी आज विवेक, आपसे बात करने में वो दिखाई देता था कि एक प्राउड फील होता था कि यस, वेस्टीज की लीडरशिप जो है वो कैसी है। ओके, जो लोग गंदी चीजें बोलते हैं, गंदी चीजें डालते हैं, बातें करते हैं, बट एक्चुअल उन्हें मालूम ही नहीं है वेस्टीज की लीडरशिप क्या है। मैम ये प्योर लीडरशिप का बिजनेस तो है ही है, और लीडर एक दिन में बनता भी नहीं है, बहुत सारी तपस्याएं करनी पड़ती हैं। राइट? सोना तपता है तब कुंदन बनता है, हीरा दबा रहता है सालों तक, तब कहीं जाके वो कोयला हीरा बनता है। तो शॉर्टकट तो नहीं है, और तपस्या अगर करेंगे तो डेफिनेटली हर इंसान ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच विवेक। एंड बस इसी तरह आपसे और भी हम आगे मिलते रहेंगे, और आपके थ्रू हम और लोगों को इंस्पायर कर सके, जरूर कोशिश करेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इस बहाने से कम 1 घंटा सीधे सीधे बात हुई आपसे। बहुत मजा आ गया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।